जिसके बाद हम एम्पायर की दीवारों को देखते हैं जो कि मिसाइल के अटैक से टूटकर सिविलियंस पर गिर रही थी और वो सही पैनिक कर भाग रहे थे। यहाँ से भागो दुश्मन आ गए हैं और तभी कुछ पत्थर सिविलियंस पर गिरने लगते हैं, पर इससे पहले वो उन पर गिर पाता टीचर हांगलियान आकर उस पत्थर को रोक लेते हैं। टीचर हांगलियान कहते हैं सभी लोग बहुत शुरू हो गई है, सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलो, और सिविलियंस निकलने लगते हैं लेकिन गार्ड उन्हें रोक लेते हैं। कोई भी नहीं हिलेगा, जो भी हिलेगा उसे देशद्रोही माना जाएगा। आखिर बुढ़िया कहाँ से आ गई? आखिर तुमने लोगों को भड़काने की हिम्मत कैसे की? यहाँ नीचे आओ और मर जाओ। टीचर हांगलियान कहते हैं ऐसा लगता है हांगलियान के रूप में मेरा एम्पायर में कुछ खास प्रभाव नहीं है। उनका स्टूडेंट कहता है टीचर मुझे इन्हें साफ करने दीजिए, और वो रूट का इस्तेमाल करके उन गार्ड्स को पकड़ लेते हैं और सभी लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से निकलने लगते हैं। टीचर हांगलियान कहते हैं हाँ हाँ अपनी जान बचाकर भागो, हम तुम्हारी यहाँ से निकलने में हेल्प करेंगे। जिसके बाद हम टीचर ऐसी और टीचर डोना को देखते हैं जो कि जेल के गेट के सामने आ गए थे जहाँ बहुत सारे गार्ड खड़े थे और वो उन्हें रोक लेते हैं, कोई भी आगे नहीं जा सकता। ये इंपीरियल प्रिजन है जो कि फॉरबिडन एरिया में है और यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। टीचर डोना एक और स्वॉर्ड बनाते हुए कहते तुम लोग पूरी तरह रास्ते में हो। टीचर ऐसी कहती है तो फिर जाओ अपना काम करो, और टीचर डोना सीधे उन पर अटैक कर देती है, लेकिन इससे पहले वो अटैक कर पाती है उन गार्ड्स के नीचे से ड्रिल निकल आती है और उनकी हालत खराब हो जाती है, जो देखकर टीचर डोना भी सौंक हो जाती है। क्या आखिर ये क्या है? टीचर ऐसी कहती है आखिर मुझे कैसे पता होगा? देखकर ऐसा लगता है ये रेड की कोई इन्वेंशन है। तभी उस ड्रिल व्हीकल से आवाज आती है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। कोई कहता मोड़ो मैंने कहा था ना आगे चलो, अभी हम दरवाजे के पास ही पहुंचे हैं। टीचर ऐसी कहती है ये आवाज तो मार्टिन की है। तभी उसे टीचर मार्टिन और बाकी लोग बाहर निकलते हैं। टीचर मार्टिन कहती है तो डोना और ऐसी है, क्या तुम हमारी जेल ब्रेक ऑपरेशन में हमारी मदद करने आई हो? टीचर डोना कहती है क्या मदद करने, हम भी जेल ब्रेक करने आए हैं। मैंने सही कहा ना ऐसी, पर वो वहाँ से गायब हो गई थी, अब ये कहाँ चली गई? और वो सीधा टीचर मार्टिन से गले लग जाती है। टीचर ऐसी कहती है मार्टिन तुमसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई, तुम बहुत गंदे हो, तुम इतने लंबे समय से कहाँ गायब हो गए थे और तुमने कोई मैसेज भी नहीं भेजा। टीचर मार्टिन कहते हैं मुझे माफ करना, मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को चिंता पहुंचाई, चिंता मत करो मैं केवल कुछ समय के लिए गया था। और उनकी बात सुनकर टीचर ऐसी शौक हो जाती है क्या अच्छा फ्रेंड। तभी मोटोसो कहता है क्या तुम अभी ये सब बंद कर सकते हो, हमें जल्दी करनी होगी, हमें सोफी सास को बचाना है। टीचर दोनों कहते हैं पहले मुझे ये बताओ तुम कौन हो? मोटोसो कहता मैं मोटोसो मोचिया का छोटा भाई, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है तुम भी शॉर्ट्समैन हो। टीचर दोनों कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, मोचिया का भाई मतलब तुम्हारी शॉर्ट्समैनशिप स्किल भी बेहतर होंगी। मोचिया कहता क्यों, क्या तुम्हें कॉम्पीट करना है? ड्रोना कहते हाँ शायद कभी फ्यूचर में, लेकिन अभी मुझे अपने लब को बचाने जाना है। और वो एक और शॉट बना के एक स्लैश में उस गेट को काट देती है, जो देखकर मोटोसो शौक होता है क्या तुमने ये कैसे किया, मैंने तो तुम्हें शॉट मूव करते हुए देखा भी नहीं। पर डोना भी बहुत हैरान होती है नहीं ये मैंने नहीं किया, और उनके सामने से आवाज आती है तो टीचर डोना है जो कि सोफी सास और बाकी लोग होते हैं। गार्ड कहता है साथ ही टीचर ऐसी और टीचर मार्टिन भी हैं, और सोफी सास को देखकर टीचर डोना सोफी सास के पास जाती है। ये किसने किया? सोफी सास तुम्हारी साथ किसने किया? और वो उसे इस तरह देखकर रोने लगती है। मोडो कहता है ब्रदर हांस क्या सभी लोग ठीक हैं? हांस कहता हाँ सभी लोग ठीक हैं और बचा लिए गए हैं। सोफी सास कहता मैं ठीक हूँ, रोना बंद करो। टीचर मार्टिन कहते तो फिर सभी लोग रेड के ड्रिल व्हीकल में चढ़ जाओ, हमें पहले यहाँ से निकलना होगा। जिसके बाद हम टीचर माइक और टीचर फियोना को देखते हैं जो कि गार्ड से निपटते हुए किंग के रूम की तरफ बढ़ रहे थे। टीचर फियोना कहते हैं क्या इस बैटल के खत्म होने के बाद तुम इंपीरियल कॉलेज में ही रहोगे? टीचर माइक कहते हैं शायद आंद्रे ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि बैटल खत्म होने के बाद भी वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करता रहेगा। तभी टीचर फियोना के थंडर बोल्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग और फील होता है और वो रुक जाता है। टीचर फियोना कहते हैं क्या हुआ? टीचर माइक कहते हैं आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? थंडर बोल्ट कहता है क्या तुमने फील नहीं किया सामने से बहुत पावरफुल ऑरा आ रहा है, भले ही ये डोर के पीछे से आ रहा हो लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट मुझे आगे जाने से रोक रही है। टीचर माइक कहते हैं पावरफुल ऑरा क्या ये कहानियों का सबसे पावरफुल क्रिएचर है? जिसके बाद हम ड्रिलिंग व्हीकल में रॉकेल और बार्टे को देखते हैं जो कि किंग की हेल्प करने के लिए पहुंच गए थे। रॉकेल कहती है आखिर ये क्या है, यहाँ तो पूरा अंधेरा है। बार्टे कहता मैंने पहले सभी जगह की जांच कर ली है, ये पैलेस का सबसे सेफ एरिया है, अगर किंग यहाँ भी नहीं है तो वो जरूर पैलेस से भाग गया है। रॉकेल कहती है शायद छोटा किंग पहले ही बाहर चला गया है, चलो वापस चलें। बार्टे कहता ठीक है और वो जाने लगते हैं और तभी वो जगह पूरी तरह हिलने लगती है। बार्टे कहता काफी अजीब बात है, मैंने अभी तक इस व्हीकल को स्टार्ट भी नहीं किया तब भी ये जगह बहुत बुरी तरह हिल रही है, क्या ये भूकंप है? क्या ऐसा हो सकता है कमांडर इन चीफ का हमला इस एरिया तक फैल गया हो? रॉकेल कहती शायद तुम गलत हो, ये जगह गिरने वाली है, जल्दी करो ऊपर देखो। जो देखकर वो लोग शौक हो जाते हैं ये आखिर क्या है, और हम ड्रैगन की एक बहुत बड़ी सी टेल देखते हैं। तभी कैसल के बाहर ही पूरी जगह हिलने लगती है। टीचर माइक कहते हैं नहीं ऐसा लगता है पैलेस कोलैप्स होने वाला है, चलो पहले यहाँ से वापस चलें। टीचर मार्टिन कहते हैं आखिर किस तरह की हलचल है? टीचर ऐसी कहती है मार्टिन मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। टीचर डोना कहती है मार्टिन ऐसे आगे तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी करो हमें यहाँ से निकलना है। टीचर ऐसी कहती है तुम लोग निकल जाओ, हम देखने जा रहे हैं आखिर यहाँ क्या चल रहा है। टीचर डोना कहते तो फिर ठीक है और वो लोग भी निकल जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है एंगस पे। यालू कहता लॉर्ड ऐसा लगता है इस जगह पे कुछ गड़बड़ है। एंगस कहता चिंता मत करो ये हमारे किंग हैं और एम्पायर के सबसे पावरफुल वेपन के निकलने का समय आ गया है। और हम एक बहुत बड़े से बैंक को देखते हैं और सीन दोबारा शिफ्ट होता है डीमन आर्मी पे जो कि ह्यूमंस के एरो का सामना कर रहे थे। ये तो खत्म ही नहीं हो रहे, आखिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और तभी उनकी तरफ और एरो आने लगते हैं। सभी लोग सावधान हो जाओ, एरो की एक और वेव आ रही है, पर इससे पहले वो एरो उन तक पहुंच पाते एक स्लैश उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखकर डीमन आर्मी शॉक हो जाती है। सारे एरो एक ही बार में खत्म हो गए। अरे ये देखो ये तो कमांडर इन चीफ और क्वीन है। रेड कहता सभी लोग आगे बढ़ो, इन्हें हम संभालते हैं, जो सुनकर सभी लोग चेयर अप हो जाते हैं। तभी इजाबेल कहती है रेड एम्पायर में काफी मूवमेंट हो रही है और हम देखते हैं पूरे एम्पायर को काले बादलों ने ढांक लिया था और हवा में बड़े बड़े पंख लहरा रहे थे।
जिन्हें देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शौक थे। ये आखिर ये क्या है? ये तो लेजेंडरी ड्रैगन है। पोस्टल क्लास का स्टूडेंट कहता है टीचर तो क्या कहानी सच थी? टीचर हांगलियान कहती है मैं भी ये पहली बार देख रही हूँ। टीचर ऐसी हैरान होते हैं, कहती है तो बहुत बड़ा है, तो क्या इस बार रेड इसका सामना करेगा? यहाँ टीचर फ्योना और टीचर माइक भी बाहर आ गए थे। टीचर फ्योना कहती है तो क्या ये एम्पायर का आखिरी ट्रम्प कार्ड है? और हम उस बड़े से ड्रैगन को देखते हैं जिसने की पूरे आसमान को कवर कर लिया था और किंग उससे ज्वाइंट होकर उसे कंट्रोल कर रहा था। जिसके बाद हम डार्कुलो को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन के पास बढ़ रहा था। डार्कुलो कहते हैं तो मैं यहाँ रहने की जरूरत नहीं है, मैं इस बड़ी लिजार्ड को पास से देखने जा रहा हूँ। रेड कहता वो चाहे कुछ भी हो हमें मिलकर उसे हराना होगा। इजाबेल कहती तो फिर चलो चलते हैं और वो उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी ड्रैगन अपने मुंह में एक अटैक को तैयार करता है, उनकी तरफ लॉन्च कर देता है जो कि सब कुछ चीता हो उनकी तरफ बढ़ने लगता है। यहाँ एंगस ने उस अटैक के इफेक्ट से बचने के लिए गोल्डन डोमेन बना लिया था और तभी वो अटैक उसके डोमेन से टकराते हुए रेड और इजाबेल की तरफ बढ़ने लगता है। रेड कहता है इजाबेल ये ब्लो बहुत बड़ा है, चलो पहले प्रोटेक्शन बॉल बनाएं। और इजाबेल अपनी गॉड डीमन पावर को मिलाकर एक शील्ड बनाती है और साथ ही रेड भी अपनी फॉर्जिंग फील्ड को एक्टिवेट कर देता है और तभी वो अटैक उनकी प्रोटेक्शन शील्ड से टकरा जाता है और उसकी पावर बहुत ज्यादा थी जिसे रोकने में प्रॉब्लम हो रही थी। रेड कहता आखिर ये क्या है? क्या ये ड्रैगन की पावर है? मुझे नहीं लगता हमारी डिफेंस बॉल इसे झेल पाएगी। इजाबेल कहती है रेड अपने आप को संभालो, हमें इसे होल्ड करना होगा। रेड कहता सभी लोग तुरंत खाली करो, हम इसे और ज्यादा देर नहीं रोक पाएंगे। फ्लाइंग कैसल के भी सभी लोग तुरंत बाहर निकलो और वो लोग निकलने लगते हैं, जल्दी करो यहाँ से निकलो। साथ ही वो लोग टैंक और बाकी व्हीकल भी बाहर निकाल देते हैं। इजाबेल कहती है मुझे नहीं लगता मैं इसे और रोक पाऊंगी। रेड कहता है इजाबेल थोड़ा और हमें इसे रोकना ही होगा, यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग हैं, अगर हम इसे नहीं रोक पाए तो सारे लोग एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे। तभी वहाँ प्रिंसिपल आते हैं, तुम लोग सच में काफी पावरफुल हो लेकिन तुम लोग ड्रैगन की केवल एक ब्रेथ को भी नहीं रोक पा रहे। रेड कहता है क्या प्रिंसिपल आप जल्दी कीजिए अपने स्पेस मैजिक को यूज कीजिए। प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या मेरा मैजिक सबसे पावरफुल है? खैर अब कोई रास्ता नहीं है, मुझे करना ही पड़ेगा। और वो अपने स्पेस मैजिक को यूज करते हैं जिससे ड्रैगन का अटैक वहाँ से कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है और उन्हें शांति मिलती है। रेड कहता है धत तेरे की, ये तो सच में काफी पावरफुल था। प्रिंसिपल कहते हैं यही रीजन है कि इसे कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग क्रीचर कहते हैं। रेड सभी को लीड करो। रेड कहता है क्या प्रिंसिपल आप भी हमारे साथ फाइट करना चाहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं नहीं मेरे पास कुछ और काम है, ये फाइट्स गॉड्स के लिए अलार्म की तरह है और वो लोग जाग सकते हैं, वही मेरे दुश्मन है जिन्हें मुझे फेस करना है। इजाबेल के पास अब यंग लेडी की सारी पावर्स हैं और वो भी इस ड्रैगन के बराबर है, इसका मतलब है अब तुम एंगर से डील कर सकते हो। रेड कहता है तो गॉड्स कहाँ सो रहे हैं? प्रिंसिपल कहते हैं एम्पायर के कैसल के नीचे। जो सुनकर रेड सौंक हो जाता है। क्या? प्रिंसिपल कहते हैं क्या तुम्हें अभी भी उस जगह के बारे में याद है जहाँ तुम एली के गाँव पे गए थे? रेड कहता है बिल्कुल। टीचर मार्टिन ने कहा था ऐसे बहुत सारे टेम्पल हैं। प्रिंसिपल कहते हैं बिल्कुल ऐसे 6 टेम्पल हैं जो कि ह्यूमन डीमन डॉर्फ बाकी टाइप की टेरिटरियां पूरी तरह ढक गए हैं। ये मेरे मास्टर ने काफी लंबे समय पहले प्लान किया था और आज वो इम्पोर्टेंट दिन है जब हमें पता चलेगा वो सक्सेस होते हैं या फिर नहीं। रेड कहता है क्या कौन सा इम्पोर्टेंट दिन? मुझे समझ नहीं आया। इजाबेल कहती है प्रिंसिपल क्या आप अच्छी तरह समझाएंगे? प्रिंसिपल कहते हैं तुम्हें केवल एंगस को हराना है और किसी तरह उसे अपनी तरफ करना है, अब ये सब तुम पर है, तुम इसे कर पाते हो या फिर नहीं। और वो वहाँ से चले जाते हैं जो देखकर रेड सौंक हो जाता है। रेड कहता है प्रिंसिपल जाने से पहले अपनी बात को अच्छी तरह समझाइए। लेकिन प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं जिसके बाद हम ड्रैगन को देखते हैं जिसे किंग कंट्रोल कर रहा था और उसके पंख बस हिलाने से इतनी पावरफुल हवा निकलती है कि पूरा एम्पायर हिलने लगता है। टीचर माइक कहते हैं फियोना अपने इस बुल्क को अच्छी तरह पकड़े रहो। टीचर फियोना कहती है मुझे लगा नहीं था उसके केवल पंख हिलाने से इतना बड़ा तूफान पैदा हो जाएगा, ये वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो ड्रैगन सीधा इजाबेल और रेड की तरफ बढ़ने लगता है। आखिर वो ड्रैगन कहाँ जा रहा है? अब हमें क्या करना है? एंगस कहता सभी लोग अब समय आ गया है और हम देखते उसकी पीठ में बहुत सारे गॉड स्टोन होते हैं। यालू कहता प्रिंस आपकी पीठ पे ये तो वाकई कमाल का है। एंगस कहता ये मेरी लास्ट बैटल है। यहाँ किंग ने भी प्रिंसिपल को देख लिया था, ये तो आंद्रे है, चलो एक साथ चलते हैं। एंगस कहता मैं समझ गया और वो भी फाइट करने के लिए चला जाता है और वो ड्रैगन के पास आकर खड़ा हो जाता है। बेवकूफ लोगों आज तुम सभी को एम्पायर के सामने झुकना पड़ेगा। तभी यालू कहता प्रिंस ने अटैक कर दिया है, जल्दी करो ग्रिफिन नाइट को भेजो। टीचर फियोना कहते अब हमें आगे क्या करना है? टीचर माइक कहते हैं मैं एंगस को हराने जा रहा हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी? टीचर फियोना कहते हैं बिल्कुल और वो दोनों ही वहाँ जाने लगते हैं। यहाँ टीचर मार्टिन और टीचर ऐसे ही वहीं जा रहे थे। टीचर मार्टिन कहते हैं ऐसी टाइट पकड़ो हमारी स्पीड बढ़ने वाली है और टीचर ऐसे टीचर मार्टिन के साथ काफी खुश होती है। तभी हम कुछ होडी पहने लोगों को देखते हैं। एक बंदा कहता है जल्दी उन्हें नीचे गिराओ और उनमें से एक रोबोट उन पर अटैक कर देता है, लेकिन टीचर ऐसे उसे देख लेती है और आइस मैजिक का यूज करके उसका अटैक को रोक लेती है। टीचर मार्टिन कहते हैं क्या आखिर यहाँ क्या चल रहा है? टीचर ऐसे कहते हैं ऐसा लगता है हमें कोई रोकना चाहता है, आखिर तुम लोग कौन हो और हम पर अटैक क्यों कर रहे हो? और वो होडी वाला बंदा अपना चेहरा दिखाता है। टीचर क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? और हम देखते हैं आयशा होती है। टीचर ऐसे कहते हैं क्या आयशा तुम? आखिर तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं? जिसके बाद हम सोफीसास और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि रेड के पास जा रहे थे। टीचर डोना कहती है सोफीसास से सब मेरी गलती है कि मैं तुम्हें पहले बचाने के लिए बहुत वीक थी। सोफीसास कहता खुद को ब्लेम मत करो, मैं इंपीरियल एकेडमी के रूल को अच्छी तरह जानता हूँ और ये मेरी पर्सनल चॉइस थी, मैं किसी को भी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं करना चाहता था, लेकिन शुक्र है कि अब हम एक ही तरफ हैं। टीचर डोना मन में कहती है सोफीसास हमेशा से जीनियस और बहुत अच्छा है और वो कहती है तुम्हारी शरीर के स्कार देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे दिल को बहुत बुरी तरह कुचल दिया हो। और वो मन में कहती है तो सोफीसास के मसल हैं, ये तो सोफीसास के मसल हैं। तभी गार्ड कहता है टीचर डोना क्या हम आपसे कुछ कह सकते हैं? जो सुनकर टीचर डोना गुस्सा हो जाती है आखिर क्या हुआ? गार्ड कहता हम जानते हैं कमांडर को आराम करने की जरूरत है, लेकिन यहाँ बहुत भीड़ है, क्या हम थोड़ी जगह? और तभी डोना गुस्सा कहती है अपनी तलवार को उनकी तरफ तान देती है। क्या तुम लोगों को दिख नहीं रहा सोफीसास को आराम करने की जरूरत है, यहाँ बहुत गर्मी है, थोड़ा दूर रहो, क्या तुम लोग थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? जो सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। हाँ हाँ हम समझ गए।
यहाँ मोडो को उस व्हीकल को चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये मैप तो बहुत उलझा हुआ है, अब मैं क्या करूँ, यहाँ टीचर मार्टिन भी नहीं है। पर तभी उनका व्हीकल रुक जाता है। मोडो कहता आखिर क्या हुआ, ये रुक क्यों गया। टीचर डोना कहते आखिर ये कौन है, यहाँ तो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और तभी एक बड़ा सा हाथ उनके व्हीकल को उठा लेता है, जो देखकर मोडो डर जाता है। हे भगवान आखिर ये क्या है। और हम देखते हैं ये एलिना होती है। एलिना कहती क्या तुम सोफी सास को किडनैप करना चाहते हो। और तभी सोफी सास और डोना व्हीकल से बाहर जाते हैं। एलिना कहती है मास्टर तो आप यहाँ हैं। सोफी सास कहता है एलिना उन्हें जाने दो, वो केवल मेरी हेल्प कर रहे थे, उनका इससे कोई भी मतलब नहीं है। वो तुम्हारे रियल मास्टर के लिए कोई भी खतरा पैदा नहीं कर सकते। और एलिना व्हीकल को फेंकते हुए कहते तो हमारी बात मानकर हमारे साथ चलो। और वो दोबारा छोटी हो जाती है। साथ ही वहाँ साटो भी होता है, तो यहाँ साटो भी है। सोफी सास कहता है डोना तुम यहाँ से जाओ, रेड से आने के लिए कहो, वो यहाँ जरूर आएगा। डोना कहती है सोफी सास क्या तुम्हें लगता है मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं इंपीरियल एकेडमी की टीचर हूँ। साटो कहता है सोफी सास ये मत सोचो कि प्रिंस तुम्हें इंपॉर्टेंट समझता है, तो मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। एलिना कहती है साटो तुम्हारा काम सभी टीचर्स को पकड़ना है, अपना काम करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। सोफी सास कहता मेरा मोटिव शुरू से अभी तक नहीं बदला, मैं केवल एम्पायर की रक्षा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी मनमाने एम्पायर की रक्षा नहीं करना चाहता। मैं अब वाइट ड्रैगन टीम का कमांडर नहीं हूँ। टीचर डोना कहती है बहुत बढ़िया, जैसा उम्मीद थी। साटो कहता तब मैं प्रिंस से कह सकता हूँ तुमने सरेंडर करने की बजाय मरना पसंद किया। एलिना कहती है नहीं साटो तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर तभी साटो सोफी सास पे चार्ज कर देता है बिल्कुल, लेकिन इससे पहले उसका अटैक उसे लग पाता है। एक शॉट उसके अटैक को रोक लेती है। साटो कहता है क्या तुम, और हम देखते हैं मोटोसो होता है जो कि उसे दूर फेंक देता है। साटो कहता है तुम आके तुम कहाँ से आए। मोटोसो कहता है क्या तुम भूल गए, मैं मोटोसो मुझे का छोटा भाई, तुम एंगस के चमचे हो ना। साटो कहता तो ये तुम हो वो इंसान जो यहाँ वहाँ भाग रहा था जब डेमी ह्यूमन के ट्राइब पे एम्पायर का कब्जा हो रहा था। तुम तो बाकी एक कायर हो, ये पूरी डेमी ह्यूमन ट्राइब के लिए शर्मनाक है, और तुम अभी भी जिंदा हो, क्या तुम खुद से मरने आए हो। मोटोसो कहता सोफी सास क्या ये वही है जिसने मेरे भाई को पकड़ा था। और सोफी सास सिर हिलाते हुए हाँ कहता है। मोटोसो कहता एंगस के चमचे मेरे टाइप के बाकी लोग कहाँ हैं। और साटो हंसते हुए कहता है क्या तुम सच में नहीं जानते, अब केवल तुम जैसी गंदगी बची है, तुम्हारे अलावा कोई भी डेमी ह्यूमन इस कॉन्टिनेंट में नहीं बचा। वो सभी प्रिंस के हाथों गॉड को सेक्रीफाइस हो गए। जो सुनकर मोटोसो सीधा उस पर चार्ज कर देता है। मोटोसो कहता तू कमीने, मैं अपने लोगों का बदला जरूर लूंगा। साटो कहता तो फिर ट्राई कर लो, और वो दोनों फाइट करने लगते हैं। एलिना कहती साटो हमारे काम नहीं है। टीचर डोना कहती है लिटिल मेड अब केवल हम हैं, मुझे लगता है तुम हमें आसानी से नहीं जाने दोगी। सोफी सास कहता डोना ये सब बंद करो। डोना कहती है सोफी सास तुम इससे दूर रहो, ये हमारा दो वुमेन्स का बिजनेस है। एलिना कहती है क्या तुम्हें लगता है अगर तुम इंपीरियल कॉलेज के टीचर हो तो मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगी। और तभी डोना उस पर अटैक कर देती है, लेकिन एलिना उसके अटैक को डॉज कर लेती है। एलिना कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे आसानी से हरा दोगी। और तभी डोना उसके पीछे जाती है, क्या तुम कहना चाहती हो तुम भी फाइट करने में बेहतर हो, और सीधे उस पर अटैक कर देती है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। सोफी सास कहता है तुम लोग फाइट करना बंद करो, और उनके पास जाने लगता है, पर डोना उसे रोक लेती है आगे मत आना। ऐसा लगता है हमारी मेड अपनी पावर को छिपा रही थी। और हम देखते एक हाथ ने डोना की शॉट को रोक लिया था और काफी आसानी से शॉट को तोड़ देता है। और ये एलिना होती है। एलिना कहती है क्या तुम्हें लगता है तुम जैसा नॉर्मल ह्यूमन मेरा सामना करने के लायक है। मैं उन 6 इनवॉइस में से एक हूँ जिन्हें प्रिंस ने गॉड किंग की पावर का यूज करके बनाया था। और हम देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी। डोना कहती है सोफी सास एक छोटी और प्यारी मेड का असली चेहरा देखो जो तुम्हारे पास थी, ये तो सच में काफी भयानक और खतरनाक है। सोफी सास कहता 6 एंजल्स आखिर ये क्या है, क्या ऐसा हो सकता है तुम्हारी छातियां बनी वो 3 चीजें। एलिना कहती 6 एंजल्स प्रिंस की सबसे वफादार सर्वेंट है, और ये पावर हमें गॉड किंग ने दी है। ये हमें वो पावर देता है जो ह्यूमन सोच भी नहीं सकते। हमारा काम प्रिंस की अच्छी तरह हेल्प करना और एंजल्स को मिले काम को पूरा करना है। मेरी बॉडी के 3 स्टोन गॉड किंग के क्रिएशन स्टोन है। और उसकी बात सुनकर सोफी सास शॉक हो जाता है। इसका मतलब तुम्हारे उस साटो के अलावा 4 और लोग हैं। एलिना कहते बिल्कुल, हम एम्पायर में काफी लंबे समय से हैं, हम केवल मौके का इंतजार कर रहे थे और इस केओस को खत्म करने आए हैं। सोफी सास तुम 7th एंजल बनने के लिए सबसे बेहतर हो। तभी टीचर डोना कहती है अपनी बकवास बंद करो, सोफी सास तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाहता जो कि ना ही पूरी तरह गोस्ट है और ना ही पूरी तरह ह्यूमन। एलिना कहती तुम केवल बेकार वुमेन हो, तुम जैसे मॉडल कभी गॉड ऑफ प्रिंस की ग्रेटनेस को नहीं समझ पाएंगे। और वो टीचर डोना पे अटैक कर देती है। डोना कहती तो क्या हुआ अगर हम मॉडल हैं, जब तक हमारे पास कॉन्फिडेंस है हम गॉड्स का भी सामना कर सकते हैं। और तभी एलिना उस पर अटैक कर देती है, लेकिन टीचर डोना एयर शॉट बना के उसके अटैक को रोक लेती है। टीचर डोना कहती है बहुत कम लोगों ने मुझे इस टेक को इस्तेमाल करते हुए देखा है, ये तुम्हारे लिए ऑनर की बात है कि मुझे तुम्हारे सामने से यूज करना पड़ रहा है। और उसे देखकर एलिना थोड़ी शॉक हो जाती है। और हम देखते टीचर डोना ट्रांसफॉर्म हो गई थी गिफ्ट ऑफ नाइट, और उसके आसपास बहुत सारे एयर नाइट आ गए थे जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग सोल होती हैं। जिसके बाद हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि रेड और इजाबेल की तरफ बढ़ रहा था। इजाबेल कहती है रेड ड्रैगन काफी बड़ा है, मैं इसे अपने तरीके से संभालती हूँ। रेड कहता है क्या तुम्हारा तरीका, क्या तुम सच में ये करने वाली हो। इजाबेल कहती है बिल्कुल, मैं अपने डीमन क्वीन फॉर्म को इस्तेमाल करने वाली हूँ। तभी एंगस कहता है योर हाइनेस आपका फाइटिंग कॉन्फिडेंस आ गया है और मैं आपकी पावर को फील कर सकता हूँ, जाएं उन्हें अपनी पावर दिखाएं। और यहाँ वो ड्रैगन दोबारा अपनी ब्रेथ से उन पर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार इजाबेल अपनी गॉड पावर का इस्तेमाल करके उसका अटैक को रोक लेती है, जो देखकर एंगस भी शॉक हो जाता है आखिर ये क्या है। और तभी इजाबेल भी अपने डीमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। एंगस तो हम दोबारा मिल गए और सीधा किंग के ड्रैगन पे अटैक करके उसकी नेक पे काट लेती है। किंग कहता है एम्पायर का किंग होने के नाते मैं तुम जैसे तुच्छ एलियन से नहीं हारूंगा, और वो भी इजाबेल के विंग्स पे अटैक कर देता है, लेकिन इजाबेल उल्टा उस पर अटैक कर देती है। और तभी एंगस भी इजाबेल पर अटैक कर देता है। योर हाइनेस मैं आपकी हेल्प करता हूँ, और अपने रेड डोमेन को एक्टिवेट करता है, पर इससे पहले वैसे कर पाता है रेड उस
पर अटैक कर देता है। रेड कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम उस पर अटैक कर पाओगे, और उस पर अटैक कर देता है। पर तभी एंगस अपने ब्लू डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे रेड रुक जाता है। एंगस कहता है क्या तुम भूल गए, तुम मेरे पास भी नहीं आ सकते, क्या तुम्हारी मेमोरी लॉस हो गई है। रेड कहता ब्लू डोमेन सच में पावरफुल है, लेकिन तुम केवल डोमेन के अंदर की चीजों को ही रोक सकते हो। एंगस कहता तो क्या हुआ अगर तुम्हें लूप होल पता चल गया। और तभी एंगस के ऊपर आसमान से एक बहुत बड़ा स्ट्राइक होता है, जो कि सीधा एंगस को लगता है। एंगस कहता है ये आखिर क्या है, और हमें इसके बारे में पता चलता है ये मैजिक डोमेन बहुत पावरफुल है, और इसके अंदर एंगस पे कोई भी अटैक नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई डोमेन के बाहर से उस पर अटैक करता है तो उस अटैक पर डोमेन का कोई असर नहीं होता। इसीलिए मैंने वेपन को डोमेन के बाहर सेट किया, लगभग आसमान से भी ऊपर। और जब एक बार वेपन टारगेट को लॉक कर लेता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है, उस पर हमला किया जा सकता है, और उस अटैक पर डोमेन का कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ रेड के अटैक से एंगस बहुत बुरी तरह जल गया था। एंगस कहता क्या आसमान से बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा लगता है ब्लू डोमेन तुम्हारे अटैक को नहीं रोक सकता, तुम तो बाकी कमाल के हो, कितना अच्छा होता अगर तुम मेरे बेटे होते। रेड कहता बकवास, मेरा मजाक मत उड़ाओ। पर तभी एंगस अपने कलरलेस डोमेन को एक्टिवेट करता है। रेड कहता तो तुम इसे सीधे यूज कर रहे हो, इसका मतलब है मुझे भी अपना आर्मर निकालना पड़ेगा। और वो अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर को निकालता है, जो कि न्यूक्लियर पावर से चलने वाला एक एडवांस और अपग्रेडेड आर्मर था, और ये होता है किंग्स आर्मर। पर तभी एंगस उस पर अटैक कर देता है। क्या किंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो, मेरे सामने खुद को किंग कहने की हिम्मत कर रहे हो। रेड कहता है ये आर्मर न्यूक्लियर पावर और मैजिक पावर का कॉम्बिनेशन है, और टेक्नोलॉजी और मैजिक पावर का कॉम्बिनेशन है, शायद ये सच में हंसने की बात है। और वो अपनी शॉर्ट से एंगस की तरफ स्लैश करता है, और वो अटैक सीधा एंगस को जाकर लगता है, और उसका कलरलेस डोमेन भी उसे नहीं रोक पाता, जो देखकर एंगस शॉक होता है क्या मेरा डोमेन इसे नहीं रोक पाया। साथ ही यालू के साथ ग्रिफिन आर्मी भी एंगस की हेल्प करने के लिए आ गई थी, और वो भी उस अटैक की चपेट में आने लगते हैं। जल्दी करो यहाँ से निकलो, ये काफी पावरफुल अटैक है। लेकिन इससे पहले वो भाग पाते हैं और अभी वो लग जाता है, लेकिन यालू किसी तरह बच जाता है। धत तेरे की, ये तो काफी भयानक है। और तभी डीमन आर्मी हंसने लगती है, क्या एम्पायर की ग्रिफिन आर्मी इतनी ज्यादा कमजोर है, वो तो हमारे किंग के केवल एक अटैक से ही खत्म हो गए। चलो उनके डिफेंस को तोड़ते हुए आगे बढ़े। साथ ही टैंक और बाकी व्हीकल भी एम्पायर की तरफ बढ़ रहे थे। चलो जल्दी एम्पायर के अंदर चले। यहाँ पीसी और आर्ची क्लास भी उन पर अटैक करने के लिए तैयार थी। पीसी कहता सभी लोग सुनो, उन्हें एम्पायर के पास मत आने दो, अटैक करना जारी रखो, हमारे एरो एम्पायर के लिए हैं। और तभी उसके ऊपर एक बड़ा सा आग का गोला आता है, पर पीसी उससे बच जाता है, और ये होता है एली। ये तो बॉक्सिंग क्लास का एली है, तुमने एम्पायर को धोखा दिया है। एली कहता है मैंने एम्पायर को धोखा नहीं दिया, हम सभी केवल गॉड के खिलाफ लड़ रहे हैं। एंगस गॉड्स को जिंदा रखने के लिए इतने सालों से वॉर कर रहा है, पर वो लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। क्या गॉड, क्या तुम्हें लगता है हम लोग बेवकूफ हैं, उस तरह की कहानी से बेवकूफ बन जाएंगे। उसकी बात मत सुनो, उसने एम्पायर को धोखा दिया है। पीसी कहता है बिल्कुल उसे खत्म कर दो, और वो लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। पर तभी एली पे सील आ जाती है, जो देखकर सभी लोग हैरान होते हैं क्या आखिर ये क्या है। और ये क्या होता है एमली ने। एमली कहती है एली अपनी पूरी ताकत के साथ अटैक करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और एली भी पीसी पे अटैक कर देता है, और उसके अटैक को टॉच करने लगता है। पीसी कहता है खैर क्लोज कॉम्बैट में मुझे थोड़ा घाटा है, लेकिन तुम्हें जो डैमेज लगेगा वो भी बहुत बड़ा होगा। और तभी उसके पैर किसी चीज में चिपक जाते हैं। पीसी कहता है क्या अब आखिर ये क्या है। और ये होता है नाइन, ये टेस्टी और स्टिकी हाई लेवल सिरप है, जितनी जल्दी तुम खत्म होगे मरने वालों की संख्या और कम हो जाएगी। और नाइन उस पर अटैक कर देता है। आर्ची क्लास की लड़की कहती है जल्दी करो टीचर को बचाओ, और वो लोग भी अपने हाई लेवल के एरो से नाइन पे अटैक कर देते हैं। लेकिन नाइन अपनी कड़ाई की शील्ड बना के उनके अटैक को रोक लेता है, और तब भी उसे उनका अटैक लग जाता है क्योंकि लाइटनिंग एरो होता है। एली कहता नाइन क्या तुम ठीक हो। पीसी कहता बच्चे अपनी चिंता करो, यार भले ही एरो हाफ चार्ज है, लेकिन इतने पास में ये तुम्हारे टुकड़े करने के लिए काफी है। और वो एली पे अपने पावरफुल एरो से अटैक कर देता है, पर एमली उसे बचाने के लिए अपनी स्टार शील्ड को एक्टिवेट कर देती है। पीसी कहता है ये सब बेकार है, यहाँ तक कि प्रिंस का गोल्डन डोमेन भी इसे नहीं रोक सकता। और उसका अटैक एमली की स्टार शील्ड से टकरा जाता है, और उसके टकराते ही शील्ड टूटने लगती है। पीसी कहते हैं ये सब बेकार, अब राख बन जाओ। और तभी एली भी अपने फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और अपने डार्क फ्लेम का यूज करके सीधा उस पर अटैक कर देता है। और एली की पावर देखकर पीसी भी हैरान हो जाता है, कितनी गजब की बॉक्सिंग पावर है। माइक लगता है तुम्हें एक बढ़िया अप्रेंटिस मिला है। और तभी उनके अटैक टकरा जाते हैं, जिससे एक बहुत मैसिव ब्लास्ट होता है, जिसके प्रेशर से सभी लोग दूर जाने लगते हैं। हे भगवान आखिर ये क्या है। और सभी लोग अपने आप को बचाने लगते हैं। नाइन कहते हैं तो बहुत ज्यादा हीट है, अगर मेरा आयरन पैन ना होता तो मैं जरूर खाने की तरफ पक जाता। सोल्जर्स भी देखकर हैरान हो जाते हैं, जरा वहाँ देखो एम्पायर की बॉल असल में मेल्ट हो गई है। और यहाँ एली के अटैक से पीसी पूरी तरह चल गया होता है। एली कहता टीचर पीसी रुक जाओ, जिद्दी मत बनो, भले ही मैं चीजों को अच्छी तरह नहीं समझ सकता, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ मेरी किस्मत मेरे हाथों में होनी चाहिए, हमें दूसरों की दया पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। पीसी कहता बहुत बढ़िया, मुझ जैसे गॉड के सर्वेंट को हराने के काबिल होना, मतलब तुम पहले इंपीरियल टीचर के लेवल पे हो, लेकिन जब मैंने प्रिंस के लिए वफादार होने का फैसला किया तो मैं मरने के लिए भी तैयार था। और हम देखते हैं उसके चेस्ट में एक क्रिएशन स्टोन होता है। एली कहता है मैं केवल एम्पायर की भलाई के लिए और ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं देख सकता, शायद हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। पीसी कहता है ये लास्ट काम है जो मैं प्रिंस के लिए कर रहा हूँ, और वो गॉड स्टोन की पावर को यूज करने लगता है। उसके स्टूडेंट कहते हैं टीचर नहीं ऐसा मत कीजिए। पीसी कहता है मुझे माफ करना, और वो एक एरो की तरह आसमान में चला जाता है और अपना फाइनल अटैक करता है। सोल ऑफ एरो, रेन ऑफ एरो, और बहुत सारे एरो में बदल के चारों तरफ अटैक करने लगता है। एली कहता क्या आखिर क्या चल रहा है। आर्ची क्लास की लड़की कहती सभी लोग छिप जाओ, ये टीचर की एरो रेन है। एमली कहती चिंता मत करो, मैं सभी को ब्लॉक कर दूंगी, और सील्ड बनाने लगती है। पर तभी एक एरो उसकी तरफ भी बढ़ने लगता है। एली कहता है एमली पीछे देखो। पर तभी वहाँ टीचर फ्योना जाती है, और वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और अपने स्टार गार्डियन स्पेल की हेल्प से सभी एरो को ब्लॉक करके सभी को बचा लेती है, और उनकी गोल्डन शील्ड सभी एरो को ब्लॉक कर लेती है। और उन्हें देखकर एमली बहुत खुश होती है, टीचर फ्योना आप आ गई, ये बहुत भयानक था, अगर आप नहीं आती तो
तो हम लोग किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। टीचर फियोना कहती है एली ज्यादातर स्टूडेंट लोगों को निकालने गए हैं, तुम भी जाओ उनकी हेल्प करो। एली कहता टीचर फियोना क्या आप जानते हैं टीचर यासु कहाँ है? टीचर फियोना कहते वो पहले एंगल से निपटने चला गया है और मैं भी वहाँ जाने की तैयारी कर रही हूँ। मुझे डर है ये बहुत फैलना चाहे, इसीलिए जाओ लोगों की हेल्प करो। एली कहता ठीक है मैं समझ गया। तभी आर्ची क्लास का स्टूडेंट कहता टीचर पीछे चले गए, अब आखिर हमें क्या करना है? एली कहता कि तुम लोग कंफ्यूज क्यों हो? भले हम लोग अलग अलग साइड हैं, लेकिन हम सभी इंपीरियल कॉलेज के स्टूडेंट हैं। हमारे साथ चलो, लोगों को प्रोटेक्ट करो। आम लोगों को फ्रंट लाइन में भेजना पूरी तरह गलत है। उनका इस वॉर से कोई भी लेना देना नहीं है। और उसकी बात सुनकर आर्ची क्लास की लड़की शौक हो जाती है। एली तुम दोस्तों इसने सही कहा, हमें पहले उन निर्दोष लोगों को बचाना चाहिए। इंपीरियल कॉलेज के स्टूडेंट होने के नाते ये हमारा काम है। और वो सभी हाँ कहते हम समझ गए। और उसकी बात सुनकर एमिली पूरी तरह अब तुम समझ जाओ क्या चल रहा है। खैर इसे जाने दे। हम देखते हैं इजाबेल ने किंग के ड्रैगन पर अटैक कर दिया था, लेकिन वो इजाबेल के अटैक को डॉज करके उसके हाथ पे काट लेता है। और तभी इजाबेल अपनी टेल से उसे दूर फेंक देती है और अपनी ब्रेथ से उस पर अटैक कर देती है। और इजाबेल को खुद को डोमिनेट करता देख किंग बहुत बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। मेरा ड्रैगन तुमसे नहीं हार सकता। और वो अपनी पावर को एनहांस करके दोबारा अपनी ब्रेथ से इजाबेल पर अटैक करता है। जो अटैक इजाबेल को लग जाता है। रेड उसकी तरफ देखने लगता है, इजाबेल क्या तुम ठीक हो? और तभी एंगस उस पर अटैक कर देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझसे फाइट करते समय कहीं और देखने की? पर रेड अपनी शॉर्ट से उसके अटैक को रोक लेता है। एंगस कहता बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे कलरलेस डोमेन के सामने ये सब पूरी तरह बेकार है। यहाँ मुझे कोई नहीं हरा सकता। और वो एक के बाद एक रेड पर अटैक करने लगता है, जिन्हें रेड अपनी शॉर्ट की हेल्प से रोकने लगता है। रेड मन में कहता है ये अटैक काफी भयानक है, ऐसे में उसके पास जाना काफी मुश्किल है, तो चलो इसे दोबारा कहते हैं। और वो अपने सैटेलाइट जैसे वेपन से उस पर दोबारा अटैक कर देता है, लेकिन इस बार एंगस उसे देख लेता है और अपने ब्लैक डोमेन का यूज करके उसकी पावर को ऑब्जर्व करने लगता है। रेड कहता है यही मौका है और वो उस पर चार्ज कर देता है, लेकिन तभी वो कुछ नोटिस करता है एंगस ने पीछे से उसकी पावर से उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन रेड अपनी शॉर्ट से उस अटैक को रिफ्लेक्ट कर देता है। रेड कहता धत्तेरे की ये काफी करीब था। रेड कहता एक और प्रॉब्लम, ये बिल्कुल प्रिंसिपल के स्पेस मैजिक की तरह है। और तभी एंगस उस पर पीछे से अटैक कर देता है। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें सोचने का मौका दूंगा? और उसके अटैक से रेड दूर जाकर गिरता है और एंगस उस पर दोबारा अटैक करने लगता है। मैं तुम्हें दूसरा मौका भी नहीं दूंगा। लेकिन इससे पहले एंगस के अटैक उसे लग पाते रेड एक शील्ड एक्टिवेट करता है। यहाँ किंग का ड्रैगन भी इजाबेल पे अटैक कर रहा था। इजाबेल मन में कहती मेरा हस्बैंड भी प्रॉब्लम में है, मुझे जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करना होगा। और वो भी अपनी पावर से किंग के ड्रैगन पे अटैक कर देती है। तभी किंग हंसते हुए कहता मेरे ड्रैगन की ब्रेथ से डीमन क्वीन खत्म हो गई। और तभी इजाबेल अपने नॉर्मल फॉर्म में आके उस पर अटैक कर देती है, जो देखकर किंग हैरान हो जाता है क्या आखिर ये क्या है? इजाबेल कहती ह्यूमन टाइप के किंग, तुमने पहले किंग के रूप में अपनी डिग्निटी खो दी है, मुझे एम्पायर के इवल्स को खत्म करने दो। और वो अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देती है और उसकी स्वॉर्ड किंग की शील्ड से टकरा जाती है। जिसके बाद हम एलिना को देखते हैं जो कि डोना के नाइट्स को खत्म कर रही थी। तभी एक नाइट उस पर पीछे से अटैक करता है, पर एलिना उसे भी डिस्ट्रॉय कर देती है। पर वहाँ बहुत सारे नाइट्स जिन्हें खत्म करने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। और तभी वो अपनी साइज को बड़ा कर लेती है, जिससे उसकी चेस्ट में लगा एक स्टोन डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वो अपने बड़े साइज के साथ सभी नाइट्स को काफी आसानी से डिस्ट्रॉय करने लगती है और वो सभी को खत्म कर देती है। एलिना कहती है और क्या ड्रोन अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करो, क्या तुम केवल इतना ही कर सकते थे? तभी सोबी सास कहते हैं इसे बंद करो, मुझे अभी अभी कुछ समझ आया, चलो शुरू से शुरू करते हैं। एलिना कहते क्या शुरू से? मैंने पहले सोचा था एम्पायर की रक्षा करना ही वो काम है जिसे मैं जिंदगी भर करूंगा। मैं भी भटक गया था, लेकिन अब मुझे पता है मुझे फ्यूचर में क्या करना है। अब मुझे जो करना है वो इनोसेंट लोगों को बचाना है, उन सभी लोगों को जिनमें लाइफ है। पास्ट असल में उतना मैटर नहीं करता जितना हमें लगता है। माइंड असल में वो रखता है हम आगे क्या करेंगे। चाहे जब भी हो, जब तक तुम्हारे अंदर नई शुरुआत करने की हिम्मत है, तुम सब कुछ नए सिरे से शुरू कर सकते हो। एलिना कहती है मास्टर क्या आपको लगता है मैं फिर से शुरू कर सकती हूँ? सोबी सास कहता है बिल्कुल, तुम्हारा फ्यूचर पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। अब मैं तुम्हें फ्यूचर में मेरे साथ चलने के लिए इनवाइट करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? एलिना कहती क्या फ्यूचर? मुझे दुख है लेकिन मैं प्रिंस को धोखा नहीं दे सकती। मेरे पेरेंट्स चोर थे और मेरा जन्म रॉयल प्रिजन में हुआ था। मैं बचपन से ही क्रिमिनल थी। काम करने के अलावा मैं हर दिन एक ऐसी कैद में रहती थी जहाँ मैं सूरज को भी नहीं देख पाती थी। मैंने सोच लिया था मेरी पूरी लाइफ यहीं गुजरेगी, जब तक कि प्रिंस ने मुझे और बाकी बच्चों को नहीं बुलाया। एंगस कहता तुम सभी अनाथ हो और तुम्हारे पास कोई भी सोशल लाइफ नहीं है। हालांकि तुम्हारे पास तुम्हारी किस्मत चुनने का कोई राइट नहीं है, लेकिन मैं तुम सभी को एक अलग जीवन जीने का मौका दे सकता हूँ। अब से तुम लोग वो कार्स हो जो सीक्रेटली एम्पायर की रक्षा करेगा। भले ही तुम्हें लाइट ना दिखाई दे, लेकिन तुम सभी के पास एक बड़ा सीक्रेट होगा। क्या तुम सभी इसे एक्सेप्ट करते हो? और वो सभी लोग हाँ कहते हैं। प्रिंस के कारण मैं एक असैसिन और एक स्पाई के रूप में एक नई लाइफ जीने के काबिल हो पाई। प्रिंस ने हमें क्रिएशन स्टोन भी दिखाए। एंगस कहता तुम सभी एम्पायर के वफादार डार्क गार्ड हो और अब वो समय आ गया है जब एम्पायर को अपनी बैटल पोस्ट बढ़ाने की जरूरत है। हालांकि क्रिएशन स्टोन की पावर अनलिमिटेड है, लेकिन हर कोई इसकी पावर का सामना नहीं कर सकता। इस बार फैसला तुम्हारे हाथों में है। मैं तुम लोगों को मजबूर नहीं करूंगा, क्योंकि जो लोग सहने के लिए तैयार होंगे उन्हें ही वो दर्द सहना पड़ेगा जो नॉर्मल लोग नहीं सह सकते। और वो लोग चिल्लाते हम लोग एम्पायर के प्रति लॉयल और बिना किसी रिग्रेट के मरेंगे। हम सभी क्रिएशन स्टोन के एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार थे। क्रिएशन स्टोन की पावर को हर कोई सहन नहीं कर सकता, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट में बहुत कम लोग बच पाए। हमने बहुत सारी सेक्रीफाइस किए, लेकिन किसी ने कंप्लेन नहीं की और मुझे भी क्रिएशन स्टोन की पावर पाने का ओनर मिला। और तब से मैं गॉड्स के 6 सर्वेंट्स में से एक बन गई। और गॉड की सर्वेंट बनने के बाद भी मैं लगातार अपना काम करती रही। मुझे एम्पायर के इंपॉर्टेंट लोगों के साथ रखा जाता था और जब कोई एम्पायर के खिलाफ जाने की कोशिश करता था तो मुझे अपना काम करना होता था। मेरा हाथ पहले ही खून से सना हुआ है और इन सभी कामों ने मेरे हाथों को पहले ही शून्य कर दिया है, लेकिन मैं जानती हूँ सब बेकार नहीं गया।
और हमें दिखाया जाता है जब वो सोफिसास के पास आई थी। एक बंदा कहता है आपसे तुम्हारे नए मास्टर हैं, वाइट ड्रैगन रेजिमेंट के कमांडर मास्टर सोफिसास। एलिना कहती है मास्टर आपसे मिलकर खुशी हुई, आज से आपके खाने और डेली लाइफ की जिम्मेदारी मेरी होगी। और सोफिसास उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है मैं सोफिसास हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? और वो अपना नाम बताते हुए ब्लश करती है, शायद पहली बार किसी ने उसके साथ इतनी अच्छी तरह व्यवहार किया था। सोफिसास कहता उम्मीद है तुम मेरा ख्याल रखोगी। और वो दोनों हैंडशेक करते हैं। सोफिसास कहता है तुमने एम्पायर के लिए बहुत सारे बेवकूफी भरे काम किए हैं, क्या तुम केवल एहसान चुकाने के लिए इस तरह लोगों को मारते रहना चाहती हो? शायद मेरे फादर ने बुरी तरह टूटने के बाद सुसाइड करने का फैसला किया, लेकिन हम लोग जो भी जिंदा हैं हमारे पास अभी भी दूसरा रास्ता चुनने का मौका है। पुरानी गलतियों को सुधारने के लिए फ्यूचर का यूज करो, अभी भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई। एलिना कहती है माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। तभी एक आवाज आती है अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो फिर कोई और रास्ता नहीं है। और ये होती है ड्रोना, जो कि बहुत सारे नाइट्स के साथ होती है। ड्रोना कहते हैं क्योंकि तुमने सोफिसास से अलग रास्ता चुना है तो फिर उसे नीचे रख दो, अब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। सोफिसास ने पहले तुम्हें समझाने की कोशिश कर ली है, अगर तुम वो नहीं करना चाहती तो फिर पछताने के लिए तैयार रहो। सोफिसास कहता है ड्रोना मैं तुम दोनों को लड़ते हुए नहीं देखना चाहता। एलिना कहती है ड्रोना सही है, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है तो मुझे तुम्हें रख देना चाहिए। ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें किस कर रही हूँ, मुझसे प्यार करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। और वो उसे किस कर नीचे रख देती है और सोफिसास भी रोते हुए गुड बाय कहता है। तभी ड्रोना कहती है चलो सभी लोग एक साथ अटैक करो, और उसके सारे नाइट एलिना पे अटैक कर देते हैं। साथ ही एलिना भी उन पे चार्ज कर देती है और वो लोग टकरा जाते हैं, जिससे कि एक मैसिव ब्लास्ट होता है।